देखिए दोस्तों, मैं इधर थोड़ी देर के लिए लगा लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं इसको। हाँ तो अब देखें हिंदी हिंदी भाषा का इतिहास पढ़ाऊँगा मैं आज। और देखिए इस क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट लगे आप उसको नोट करते जाना। हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी भाषा का इतिहास। हिंदी भाषा के इतिहास में देखें, पहला क्वेश्चन है हिंदी लगभग हिंदी लगभग हिंदी लगभग हिंदी लगभग हिंदी लगभग विश्व की हिंदी लगभग विश्व की 3000 भाषाओं में से एक है। हिंदी लगभग विश्व की 3000 भाषाओं में से एक है, भाषाओं में से एक है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। और यदि क्वेश्चन आ जाए कि हिंदी किस परिवार की भाषा है, हिंदी किस परिवार की भाषा है, हिंदी किस परिवार की भाषा है, किस परिवार की भाषा है, तो आंसर है भारोपीय परिवार की, भारोपीय परिवार की, भारोपीय परिवार की। देखिए दोस्तों, पढ़ाने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। टारगेट एकेडमी बाई प्रवेश कुमार यादव से मेरा चैनल है। यदि दोस्तों आपको ये टॉपिक बाय टॉपिक हिंदी अच्छी लगती है तो आप लोग सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो देखिए, और उसके पहले एक मोटिवेटेड लाइन सुनिए कि हो रहा आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, हो रहा आगाज रण का युग बदलने की तैयारी। अब दोस्तों, हो रहा आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो हिंदी लगभग विश्व की 3000 भाषाओं में से एक है। उसके बाद हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो भारोपी परिवार की। अब देखिए, भारोपी परिवार से भी याद आ चुका है कि यदि क्वेश्चन आ जाए कि हिंदी का सबसे बड़ा भाषा परिवार, 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 हिंदी का सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, हिंदी का सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, तो आंसर लिखें भारोपीय परिवार, भारोपीय परिवार, भारोपीय परिवार। क्वेश्चन आ जाए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में देखने को मिला है कि हिंदी का सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, तो भारोपीय परिवार। यदि क्वेश्चन आ जाए कि हिंदी भाषा के कितने परिवार हैं, 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 तो कुछ आंसर लिखें 4 परिवार हैं, 4 परिवार। अब 4 परिवार में कौन कौन से, तो नंबर 1 में लिखें भारोपीय परिवार, भारोपीय परिवार, भारोपीय परिवार के बाद लिखें नंबर 2 चीनी तिब्बती परिवार, चीनी तिब्बती परिवार, चीनी तिब्बती के बाद लिखें द्रविड़ परिवार, द्रविड़ परिवार, द्रविड़ के बाद लिखें ऑस्ट्रिक परिवार, ऑस्ट्रिक परिवार, ऑस्ट्रिक परिवार, ऑस्ट्रिक परिवार। इतना नोट कर लीजिए दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय आर्य भाषाओं का काल। अगला ये हेडिंग टाइप पढ़ेंगे अपन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, जो कि एसएससी, जीडी, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी में पूछी जाती है। तो देखें इस क्वेश्चन को, देखें क्वेश्चन है भारतीय आर्य भाषाओं का काल, भारतीय आर्य भाषाओं का काल, भारतीय आर्य भाषाओं का काल, भारतीय आर्य भाषाओं का काल। ठीक है, तो नंबर 1 में है प्राचीन हिंदी, प्राचीन हिंदी, प्राचीन हिंदी। देखिए पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चन सुने, प्राचीन हिंदी का काल निर्धारण कीजिए। तो ऑप्शन रहेंगे 1100 से 1400, 1400 से 1850, 1850 से वर्तमान तक, या 1850 से 1950 तक। तो प्राचीन हिंदी का काल निर्धारण 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक माना जाता है, 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक माना जाता है।
और दूसरी हिंदी है मध्यकालीन हिंदी। मध्यकालीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी का काल कब से कब तक, तो 1400 से 1850 ईस्वी तक माना जाता है। 1400 से 1850 ईस्वी तक माना जाता है। और तीसरा पॉइंट है आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी, तो आधुनिक हिंदी का काल, आधुनिक हिंदी का काल कब से कब तक, तो आधुनिक हिंदी का काल है 1850 से 1850 से अब तक, अब तक यानी कि वर्तमान काल तक, वर्तमान काल तक, वर्तमान काल तक, वर्तमान काल तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी की आदि जननी, हिंदी की आदि जननी, हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं? हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं? हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं? आदि जननी, जननी मीन्स माता, तो हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं? तो नोट करें संस्कृत को, संस्कृत को। अब क्वेश्चन है संस्कृत की दो उपभाषाएं कौन कौन सी है? संस्कृत की दो उपभाषाएं, संस्कृत की दो उपभाषाएं कौन कौन सी हैं? तो लिखे नंबर 1 है पाली, पाली भाषा, और नंबर 2 प्राकृत भाषा। नंबर 1 पाली भाषा, नंबर 2 प्राकृत भाषा। संस्कृत जो है, संस्कृत पाली प्राकृत से होते हुए अपभ्रंश की ओर बढ़ते हुए अवहट्ट का रूप धारण कर लेती है और उसके साथ साथ प्राचीन हिंदी और आधुनिक हिंदी में परिवर्तित हो जाती है, आधुनिक हिंदी में परिवर्तित हो जाती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन और हेडिंग लिखें हिंदी का विकास क्रम, हिंदी का विकास क्रम, हिंदी का विकास क्रम, हिंदी का विकास क्रम। तो हिंदी के विकास क्रम में, हिंदी का विकास क्रम कई बार पेपर में आ चुका है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी का विकास क्रम। तो लिखें नंबर 1 सही विकास क्रम लगाने के लिए आएगा नंबर 1 है संस्कृत, संस्कृत के बाद आएगा पाली, पाली के बाद आएगा नंबर 3 में प्राकृत, प्राकृत के बाद आएगा अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद आता है अवहट्ट, अवहट्ट, अवहट्ट के बाद आएगा प्राचीन, प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी, प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया है कि हिंदी का सही विकास क्रम कौन सा है? संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, अवहट्ट के बाद प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी। अब क्वेश्चन है अपभ्रंश किसे कहते हैं? तुम लोगों के मन में चलता होगा कि अपभ्रंश किसे कहते हैं, तो अपभ्रंश देखें। अपभ्रंश हेडिंग डालें तो अपभ्रंश देखें, अपभ्रंश देखें दोस्तों। अपभ्रंश, अपभ्रंश, अपभ्रंश देखें। अपभ्रंश जो है, पहले सुने, अपभ्रंश भाषा का विकास, अपभ्रंश भाषा का विकास, अपभ्रंश, सॉरी, अपभ्रंश, अपभ्रंश भाषा का विकास, अपभ्रंश भाषा का विकास, अपभ्रंश भाषा का विकास 500 से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। अपभ्रंश भाषा का विकास, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 1 पॉइंट है। अपभ्रंश भाषा का विकास 500 से 1000 ईस्वी के मध्य माना जाता है। और इसमें साहित्य का आरंभ, यदि क्वेश्चन आ जाए कि अपभ्रंश के अंतर्गत साहित्य का आरंभ, साहित्य का आरंभ, साहित्य का आरंभ, तो इसमें साहित्य का आरंभ दोस्तों 8वीं सदी से, 8वीं सदी से, 8वीं सदी से प्रारंभ होता है, 8वीं सदी से प्रारंभ होता है। कब तक चलता है, तुम ये भी नोट कर लें, कब तक चलता है। 8वीं सदी से तो प्रारंभ होता है, कब तक चलता है, तो 13वीं सदी तक चलता है, 13वीं सदी तक चलता है, 13वीं सदी तक चलता है, 13वीं सदी तक चलता है। अपभ्रंश का विकास 500 से 1000 ईस्वी के मध्य माना जाता है। साहित्य का आरंभ 8वीं सदी से
प्रारंभ होता है और कब तक चलता है, तो 13वीं सदी तक चलता है। यदि क्वेश्चन आ जाए, बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सीटेट और रिपीटेट में कई बार पेपर में देखने को मिला है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? तो आंसर है स्वयंभू को। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? तो आंसर है स्वयंभू को। और स्वयंभू की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो देखें पद्मचर्यु इनकी प्रसिद्ध कृति है स्वयंभू की। कई बार पेपर में भी पूछा गया है, स्वयंभू को कहते हैं, पद्मचर्यु इनकी रचना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट लाइन थी अपभ्रंश के बारे में, इसके बाद इम्पोर्टेंट और भी कुछ, तो उसको देखें हिंदी में। अगली हेडिंग डालें कि अपभ्रंश में आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास। अपभ्रंश में आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास। भारतीय आर्य भाषाओं का विकास। तो देखें अपभ्रंश, यदि क्वेश्चन आ जाए कि अपभ्रंश कितने प्रकार के होते हैं, या अपभ्रंश के कितने भेद होते हैं? अपभ्रंश के भेद तो 6 होते हैं। कितने होते हैं? हिंदी में 6। और सबसे बड़ा अपभ्रंश, इसके पहले जी पॉइंट नोट कर लें, सबसे बड़ा अपभ्रंश, सबसे बड़ा, कई बार पूछा गया, सबसे बड़ा अपभ्रंश कौन सा है? तो सौरसेनी अपभ्रंश। कौन सा है? सौरसेनी अपभ्रंश। क्वेश्चन में जो हेडिंग डाली थी वो है अपभ्रंश में आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास। फिर क्वेश्चन है कि अपभ्रंश के कितने भेद होते हैं? तो 6। सबसे बड़ा अपभ्रंश कौन सा है? तो सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत 3 आर्य भाषा हैं। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत 3 आर्य भाषाएं। नंबर 1 है पश्चिमी हिंदी, और है गुजराती और है राजस्थानी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइनें हैं, पेपर में कई बार क्वेश्चन में आया है कि सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत कितनी आर्य भाषाएं आती हैं? तो 3, पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपभ्रंश में है, तो नंबर 2 पॉइंट में अपभ्रंश, पहले नंबर में तो सौरसेनी है, दूसरे में है अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी आर्य भाषा का प्रदर्शन किया गया है, या कौन सी आर्य भाषा प्रदर्शित की जाती है? तो पूर्वी हिंदी। कौन सी? पूर्वी हिंदी मतलब कि भारत के पूर्वी इलाका में जो भाषाएं बोली जाएंगी वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद है मागधी अपभ्रंश, नंबर 3 पॉइंट, मागधी अपभ्रंश। तो मागधी अपभ्रंश में देखें, मागधी अपभ्रंश में 4 भाषाएं, उड़िया, असमिया, बांग्ला और बिहारी। कौन सी हैं? बिहारी भाषा, एक तो बिहार में बोली जाने वाली बिहारी, और बिहारी के बाद उड़िया, उड़ीसा में बोली जाने वाली उड़िया के बाद असमिया के बाद है बांग्ला, बांग्ला पश्चिम बंगाल में बोली जाने वाली बांग्ला। तो ये 4 भाषाएं जो दोस्तों हैं मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत, यदि पेपर में पूछा जाए कि कितनी भाषाएं आती हैं, तो 4 भाषाएं, एक बिहार में बोली जाने वाली, और उसके बाद उड़िया के बाद असमिया के बाद बांग्ला। तो 3 हो चुके। देखिए, यदि क्वेश्चन आ जाए कि अपभ्रंश के भेद 6, और सबसे बड़ा अपभ्रंश कौन है? सौरसेनी में यदि क्वेश्चन पूछे कि सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत कितनी आर्य भाषाएं आती हैं, तो 3 आर्य भाषाएं आती हैं, पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी। और यदि दूसरा पूछे कि दूसरे अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत कितनी आर्य भाषाएं आती हैं, तो 1 आर्य भाषा है पूर्वी हिंदी। और नंबर 3 में मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी आर्य भाषा आती है? तो बिहारी, उड़िया, असमिया और बांग्ला। ये 3 पॉइंट। उसके बाद नंबर 4 पॉइंट है खस अपभ्रंश। नंबर 4 पॉइंट है खस अपभ्रंश। तो खस अपभ्रंश कुछ नहीं,
दोस्तों खस कोई असंभव वाली बात नहीं है। खस अपभ्रंश जो है, खस अपभ्रंश सॉरी खस अपभ्रंश के अंतर्गत पहाड़ी भाषाएं आती हैं, पहाड़ी आर्य भाषाएं, पहाड़ी आर्य भाषाएं, पहाड़ी आर्य भाषाएं। पहाड़ी आर्य भाषाएं के अंतर्गत तुम लोगों को देखने को मिलेंगी गढ़वाली, कुमाऊनी, जो पहाड़ी इलाका में भाषाएं बोली जाती हैं वे पहाड़ी भाषाएं कहलाती हैं। तो पहाड़ी भाषाएं इसके अंतर्गत। और ये किससे प्रभावित होंगी पहाड़ी भाषाएं? तो सौर सैनी अपभ्रंश। यदि क्वेश्चन आ जाए कि खस के अंतर्गत आने वाली आर्य भाषाएं, जो पहाड़ी आर्य भाषाएं हैं, वे किस अपभ्रंश से प्रभावित होकर खस में आती हैं? तो सौर सैनी अपभ्रंश, सौर सैनी अपभ्रंश से, सौर सैनी अपभ्रंश से, सौर सैनी अपभ्रंश से। उसके बाद है ब्राचड़। नेक्स्ट नंबर 5 अपभ्रंश के भेद 5 नंबर में है ब्राचड़। तो ब्राचड़ के अंतर्गत कौन सी भाषाएं हैं? ब्राचड़ के अंतर्गत तुम लोगों को 2 आर्य भाषाएं पढ़ने को मिलेंगी। एक तो है पंजाबी और एक है सिंधी। एक है पंजाबी भाषा, पंजाब में बोली जाने वाली, और सिंधी, सिंध प्रदेशों में बोली जाने वाली सिंध भाषा, सिंध प्रदेश में बोली जाने वाली सिंधी। पंजाबी और सिंधी जो भाषाएं हैं वो ब्राचड़ के अंतर्गत। उसके बाद है महाराष्ट्र। नंबर 6 अपभ्रंश के भेद लास्ट में है महाराष्ट्री। तो महाराष्ट्री में कौन सी भाषा है? महाराष्ट्री में तुम्हारी मराठी भाषा आ जाएगी। कौन सी भाषा? मराठी भाषा, मराठी भाषा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हेडिंग लड़ी थी कि अपभ्रंश में आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास। तो अपभ्रंश में आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास। तो सबसे पहले तो अपने माइंड में क्वेश्चन चलता है कि अपभ्रंश के कितने भेद? तो 6 भेद बता चुके। उसके बाद सबसे बड़ा अपभ्रंश कौन सा है भेद में? तो सौर सैनी अपभ्रंश। सौर सैनी में कितनी भाषाएं आर्य भाषाएं? तो 3, पश्चिमी हिंदी और गुजराती और राजस्थानी। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट अर्धमागधी पढ़ाया था। अर्धमागधी में कितनी भाषाएं? तो सिर्फ एक आर्य भाषा, पूर्वी हिंदी। उसके बाद मागधी, तो मागधी में 4 आर्य भाषाएं, बिहारी, असमिया, उड़िया, बांग्ला। उसके बाद नंबर 4 में खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश के अंतर्गत पहाड़ी आर्य भाषाएं आती जो पहाड़ी इलाका में बोली जाती। और यदि क्वेश्चन आ जाए कि खस अपभ्रंश के अंतर्गत जो पहाड़ी आर्य भाषाएं आती हैं वो किस अपभ्रंश से प्रभावित होकर आती हैं? तो सौर सैनी अपभ्रंश से। फिर है नंबर 5 ब्राचड़ अपभ्रंश। ब्राचड़ के अंतर्गत 2 आर्य भाषाएं, पंजाबी और सिंधी पढ़ने को मिलेंगी। महाराष्ट्री में मराठी भाषा पढ़ने को मिलेगी। अब क्वेश्चन है आवहट्ट। अब आवहट्ट को समझें थोड़ा कि आवहट्ट है क्या। तो आवहट्ट देखें दोस्तों कि आवहट्ट है क्या। तो आवहट्ट को भी समझते जाएं, धीरे धीरे सब पॉइंट समझते जाएं। और यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और कमेंट में जो भी मुझसे गलतियाँ हो रही हैं तो उसको कमेंट में भेजें। आवहट्ट देखें, पहली हेडिंग है आवहट्ट। तो आवहट्ट देखें। अब आवहट्ट के बारे में देखें तो आवहट्ट शब्द का विकृत रूप आवहट्ट अपभ्रष्ट। आवहट्ट जो है किस शब्द से बना है? तो अपभ्रष्ट शब्द का। अपभ्रष्ट शब्द का पेपर में यदि आ जाए कि अपभ्रष्ट शब्द का विकृत रूप, विकृत रूप, कई लोग विकृत रूप नहीं समझ पा रहे, तो अपभ्रष्ट शब्द का विकृत रूप। विकृत रूप यानी इंग्लिश में बोलते फोटोकॉपी। क्या बोलते? फोटोकॉपी। तो सब लोग जानते फोटोकॉपी मतलब कि उसकी एक छवि, छवि मतलब प्रति, छवि मतलब प्रति। तो आवहट्ट अपभ्रष्ट शब्द का विकृत रूप यानी फोटोकॉपी है। क्या है? विकृत रूप है यानी फोटोकॉपी है, फोटोकॉपी है। अब इसमें भी अपभ्रंश का अपभ्रंश, आवहट्ट को क्या कहते हैं? आवहट्ट को जे भी कहते हैं। आवहट्ट को एक नाम और है, आवहट्ट को अपभ्रंश, जे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आवहट्ट को अपभ्रंश का अपभ्रंश भी कहा जाता है। 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 यदि गांव देहात या विलेज की भाषा में कहें तो आवहट्ट को अपभ्रंश का पिता भी कहा जाता है। पिता यानी कि आवहट्ट को अपभ्रंश और अपभ्रंश का अपभ्रंश भी कहा जाता है। ठीक है। और या फिर इसका एक नाम और है परवर्ती अपभ्रंश। यदि अपभ्रंश का अपभ्रंश नहीं तो परवर्ती अपभ्रंश भी कई जगह आपको पेपर में देखने को मिलेगा
कि परवर्ती अपभ्रंश के नाम से किसे जाना जाता है, तो अवहट्ट को जाना जाता है। और अवहट्ट अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की संक्रमणकालीन एक संक्रांतिकालीन भाषा है। इसका कालखंड, तो इसका कालखंड जो है, इसका समय जो है, ये समय जो है 900 से 1100 ईस्वी तक माना जाता है। 900 से 1100 ईस्वी तक माना जाता है। अवहट्ट का कालखंड 900 से 1100 ईस्वी तक माना जाता है। इसे साहित्य में, पेपर में यदि दिया जाए कि अवहट्ट का साहित्य में प्रयोग, अवहट्ट का साहित्य में प्रयोग कब से शुरू किया गया था, प्रयोग कब से शुरू किया गया था, कब से प्रारंभ हुआ था या कब से शुरू किया गया था, प्रारंभ या शुरू किया गया था, कब से शुरू किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अवहट्ट के बारे में आप लोग पढ़ चुके कि अवहट्ट जो है अपभ्रष्ट शब्द का विकृत रूप यानी फोटोकॉपी है। उसके बाद अवहट्ट को अपभ्रंश का अपभ्रंश भी कहा जाता है, या देसी अंदाज में कहें तो पिता भी कहा जाता है, और या परवर्ती अपभ्रंश भी इसका नाम है दूसरा। और अवहट्ट का साहित्य में, साहित्य मतलब जो गाना यानी पद्यांश यानी गायक यानी कविता की बात में करें तो साहित्य में प्रयोग इसका कब से हुआ, प्रारंभ या शुरू माना जाता है, तो 14वीं सदी से माना जाता है। 14वीं सदी से माना जाता है। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, टॉपिक बाय टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा। और देखें उसके बाद यदि क्वेश्चन आए तो उसके बाद देखें अब और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, तो वो देखें। यदि क्वेश्चन आ जाए कि संघ की राजभाषा का वर्णन किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है, किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है। देखिए संघ की राजभाषा का वर्णन किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है, तो आंसर है अनुच्छेद 343 में। अनुच्छेद 343 जो है उसमें हिंदी भाषा के बारे में बताया गया है। और यदि क्वेश्चन आ जाए कि संघ की राजभाषा का वर्णन किस में किया गया, तो इसमें। और हिंदी, यदि पेपर में आ जाए कि हिंदी जो भाषा है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, 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 तो ये है देवनागरी लिपि में। और यदि क्वेश्चन आ जाए हिंदी को छोड़कर जी, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में कई बार पूछे गए, हिंदी को छोड़कर अधिकतर भारतीय भाषाएं, अधिकतर भारतीय भाषाओं को किस लिपि में लिखा जाता है, किस लिपि में लिखा जाता है, तो आंसर है ब्राह्मी लिपि में। किसमें, तो ब्राह्मी लिपि में। संघ की राजभाषा का वर्णन किस अनुच्छेद में, 343 के अंतर्गत हिंदी भाषा के बारे में संविधान में बताया गया है। तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। और देवनागरी लिपि के अलावा जो भी हिंदी को छोड़कर यानी भारतीय भाषाओं में हिंदी को छोड़कर अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास यदि पेपर में आ जाए तो किस लिपि में, तो ब्राह्मी लिपि लगा के आना, ना कि देवनागरी लिपि। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि संविधान के किस अनुच्छेद में SC और HC, संविधान के किस अनुच्छेद में क्वेश्चन है,
संविधान के संविधान के संविधान के किस अनुच्छेद में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, संविधान के किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में SC तथा HC, SC तथा HC, SC तथा HC की भाषाओं का वर्णन किया गया है, वर्णन किया गया है, या SC SC की भाषाओं का वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर, सही आंसर है 348 में, अनुच्छेद 348 में, अनुच्छेद 348 में। और कई बार पेपर में आ चुका है। और ये अभी पिछले साल 2019 में यूपी फॉरेस्ट गार्ड का भी पेपर हुआ था। उसके बाद जो वो कौन सा पेपर था, एक फायरमैन के पेपर में, तो हिंदी के विकास के लिए विशेष निर्देश, जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उसमें देखने को मिला था। हिंदी के विकास के लिए विशेष निर्देश निर्देश किस आर्टिकल या किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उसमें देखने को मिला था। तो 351 में, अनुच्छेद 351 में। अब वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यदि आ जाए तो इसको यहीं ख़त्म करते हैं। उसके बाद देखें 8वीं अनुसूची, ठीक है, हिंदी भाषा के इतिहास में 8वीं अनुसूची के बारे में पढ़ें। तो 8वीं अनुसूची भी बहुत इम्पोर्टेंट जाके बनती है। 8वीं अनुसूची यदि संविधान के तौर पर बात करें और हिंदी भाषा के इतिहास की बात करें तो 8वीं अनुसूची में भारत की कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है। यदि क्वेश्चन आ जाए कि 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भारत की कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है, तो अगर किया गया है शब्द आ रहा है तो कितनी, 22 भाषाओं का है। अगर पेपर में आ जाए कि 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भारत की कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है, तो 22 भाषाओं का। यदि पेपर में आ जाए कितनी भाषाओं का किया गया था, तो 14 भाषाओं का। कितनी भाषाओं का किया गया था, 14 भाषाओं का किया गया था। अब क्वेश्चन यदि आ जाए तो 8वीं अनुसूची के बारे में सुने। 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का वर्णन, 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है। संविधान में या संविधान के अंतर्गत 8वीं अनुसूची में भारत या भारतीय प्रादेशिक या राज्यीय 22 भाषाओं का उल्लेख है। 22 भाषाओं का उल्लेख है। ये 1 पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। और 1950 में जब संविधान लागू हुआ था, 1950 में जब संविधान लागू हुआ था, 1950 में जब संविधान लागू हुआ था, 1950 में जब संविधान लागू किया गया था, लागू किया गया था, तब 8वीं अनुसूची में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है और ये भी है, ठीक है। तब 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषाएं थीं। कितनी भाषाएं थीं? 14 भाषाएं थीं। यदि क्वेश्चन 8वीं अनुसूची से आ जाए कि 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाओं को उल्लेख किया गया है,
तो 22 भाषाओं का। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी भाषाओं का अनुच्छेद उल्लेख किया गया था? जब संविधान बनकर तैयार हुआ था 1950 में, तब भारत में कितनी भारतीय प्रादेशिक भाषाओं को उल्लेख किया गया था? तो 14 किया गया है, वर्तमान की बात है तो 22। और क्वेश्चन है संविधान के अंतर्गत 8वीं अनुसूची में ये भी क्वेश्चन है क्वेश्चन भारतीय प्रादेशिक या राज्य 22 भाषाओं को उल्लेख है। और जब संविधान 1950 में बनकर लागू किया गया था, तब 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषाएं थी। 14 भाषाएं थी इस अनुसूची, 14 भाषाएं थी। इसके बाद देखें 14 के बाद कितनी कितनी भाषाएं और कौन से अनुच्छेद और कब में जोड़ी गई, तो ये देखें क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन है सबसे पहले क्वेश्चन है 21वां नहीं, ये है हाँ, सिंधी को, कौन सी भाषा? सिंधी को, सिंधी भाषा को 21वां संविधान, सिंधी भाषा जो है, सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया? सिंधी भाषा को संविधान में कब जोड़ा गया? तो संविधान में सिंधी भाषा को संविधान में 21वें संशोधन सन 1967 में जोड़ा गया था। सन 1967 में जोड़ा गया था। सिंधी भाषा को यदि पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि संविधान के अंतर्गत या संविधान में कब जोड़ा गया, तो 21वें संशोधन सन 1967 में जोड़ा गया। और मणिपुरी, उसके बाद है कोंकणी मणिपुरी और नेपाली को, कौन सी? कोंकणी जो अभी वर्तमान में गोवा में बोली जाएगी, कोंकणी मणिपुरी तथा नेपाली को, कोंकणी मणिपुरी तथा नेपाली को कब जोड़ा गया? तो 21वां संविधान संशोधन 71वां संविधान संशोधन 71वां संविधान संशोधन 1992, 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। 1992 के तहत जोड़ा गया था। अब क्वेश्चन है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो भाषा और डोगरी, मैथिली, बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषा को संविधान में कब जोड़ा गया था? संविधान में कब जोड़ा गया था? बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषा को संविधान में कब जोड़ा गया था? तो लिखें क्वेश्चन, कब जोड़ा गया था? तो आंसर है 92वां संविधान संशोधन 2003। 92वां संविधान संशोधन 2003 को 92वां संशोधन 2003 को। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। उसके बाद अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उपभाषाएं और बोलियाँ। हिंदी भाषा के इतिहास में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन ये भी है, और इधर से भी एक ना एक क्वेश्चन हर पेपर में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है, एक तरफ है उपभाषाएं और एक तरफ है बोलियाँ। उपभाषाएं और उनकी बोलियाँ। देखिए पहले तो समझे कि इधर से क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। क्वेश्चन आएगा कि राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? ठीक है, उपभाषा के अंतर्गत नंबर 1 में पॉइंट है राजस्थानी। तो राजस्थानी एक उपभाषा है। राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? तो 4 बोलियां आती हैं। कितनी बोलियां आती हैं? 4 बोलियां आती हैं। नंबर 1 है मारवाड़ी के बाद मेवाती के बाद जयपुरी या ढुनाड़ी,
मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती और जयपुरी या ढुनाड़ी। और है मालवी, कौन सी? हाँ, मालवी। और है एक मालवी भाषा, मालवी बोलियाँ। राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियाँ आती? तो 4, मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, ढुनाड़ी या मालवी। अब जयपुरी और ढुनाड़ी कौन सी जगह बोली जाती? जयपुरी ढुनाड़ी तो पूर्वी राजस्थान के इलाका में, पूर्वी राजस्थान के इलाका में। और मालवी जो है तो ये है दक्षिणी राजस्थान के इलाका में। और मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान के इलाका में, ये भी पूछी जाती। और ये है उत्तरी राजस्थान के इलाका में पूछी जाती है। क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत या मारवाड़ी किस उपभाषा की बोली है? तो राजस्थान उपभाषा की। और राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियाँ? तो 4, मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, ढुनाड़ी या मालवी। मारवाड़ी कहाँ बोली जाती? राजस्थान के इलाका में, पश्चिमी राजस्थान। मेवाती उत्तरी राजस्थान, जयपुरी ढुनाड़ी पूर्वी राजस्थान, मालवी दक्षिणी राजस्थान। उसके बाद देखें पश्चिमी हिंदी, नंबर 2 है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी भाषाएं आती? कितनी बोलियाँ आती? कितनी बोलियाँ? तो 5 बोलियाँ। कौन कौन? नंबर 1 है कन्नौजी भाषा का ही दूसरा नाम खड़ी बोली। कौन सा है? कन्नौजी के बाद नंबर 2 में है कौरवी भाषा का ही दूसरा नाम खड़ी बोली के बाद लिखें ब्रज भाषा के बाद नंबर 4 में हरियाणवी या बांगरू भाषा, बांगरू। और नंबर 5 में है बुंदेली भाषा। तो पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियाँ आती हैं? तो 5 बोलियाँ आती हैं। कन्नौजी, कौरवी का ही दूसरा नाम खड़ी बोली या ब्रज भाषा के बाद है हरियाणवी, बांगरू, उसके बाद बुंदेली। पेपर में आ जाए कि ब्रज भाषा किस उपभाषा की बोली है? पश्चिमी हिंदी की। कौरवी या खड़ी बोली, या तो खड़ी बोली नाम से आएगा या कौरवी नाम से आएगा, ठीक है। उसके बाद पूर्वी हिंदी के अंतर्गत देखें पूर्वी हिंदी नंबर 3 में है। पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत 3 बोलियाँ। नंबर 1 बघेली के बाद देखें छत्तीसगढ़ी, बघेली छत्तीसगढ़ी और अवधी भाषा, अवधी बोली का संबंध किस उपभाषा से? पूर्वी हिंदी से। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से? पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ी बोली का संबंध किससे है? तो पूर्वी हिंदी से। उसके बाद बिहारी, तो बिहारी के अंतर्गत कौन कौन सी? बता दें पहले, उसके बाद देखें। हाँ, तो बिहारी की बात देखें। बिहारी के अंतर्गत 3 है। बिहारी उपभाषा के अंतर्गत 3। एक तो है भोजपुरी मूवी सब लोगों ने देखी होगी, निरहुआ हिंदुस्तानी, इस तरह जो हीरो वगैरह हैं। बिहारी की भोजपुरी के बाद है मगही, और मगही के बाद है मैथिली बोली। पेपर में आ जाए कि भोजपुरी बोली का संबंध किस उपभाषा से? बिहारी से। और यदि पेपर में आ जाए मगही बोली के संबंध किससे? तो बिहारी से। मैथिली बोली के संबंध किससे? तो बिहारी से। पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत सिर्फ 2 बोलियाँ हैं। पहाड़ी के अंतर्गत सिर्फ 2 बोलियाँ, एक गढ़वाली और दूसरी है कुमाऊनी। एक गढ़वाली और दूसरी है कुमाऊनी बोली। यदि क्वेश्चन आ जाए कि गढ़वाली और कुमाऊनी बोलियों का संबंध किस उपभाषा से? तो पहाड़ी। और यदि क्वेश्चन आ जाए कि भोजपुरी का तो बिहारी, मगही का तो बिहारी, और मैथिली बोली का संबंध तो बिहारी से। अब इसके कुछ बनवाने क्वेश्चन हैं। देखिए, मैंने इस टॉपिक को पूरा आज ख़त्म कर दिया है एक ही वीडियो में। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो। और यदि ये वीडियो में कुछ त्रुटियां हैं तो आप कमेंट में भेज सकते हैं। यदि क्वेश्चन आ जाए कि भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में
सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसके अंतर्गत कौन सी भाषा है? तो हिंदी भाषा है। कौन सी भाषा? हिंदी। यदि क्वेश्चन आ जाए कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं? हिंदी दिवस कब मनाते हैं? हिंदी दिवस, तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को, 14 सितंबर को। यदि आ जाए क्वेश्चन की विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस, तो विश्व हिंदी दिवस लिखें क्वेश्चन 10 जनवरी को, 10 जनवरी को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, 10 जनवरी को। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन आ जाए मुंशी इंसा अल्लाह खां, मुंशी इंसा अल्लाह खां द्वारा, मुंशी इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित मुंशी इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट। रानी केतकी की कहानी का ही दूसरा नाम क्या है? का ही दूसरा नाम क्या है? तो आंसर है उदयभान चरित, उदयभान चरित। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उदयभान चरित। यदि क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था? 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 तो 1953 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश का, 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश का। अब क्वेश्चन आ जाए कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? तो आंसर है 1956 को, 1956 को। यदि क्वेश्चन आ जाए कि हिंदी को संविधान में कब लिया गया था? हिंदी को संविधान में कब लिया गया था? हिंदी को संविधान में कब लिया गया था? तो आंसर है 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को। क्वेश्चन है कि सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था भारत में? तो 1953 आंध्र प्रदेश। उसके बाद वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? 1956 में। हिंदी को संविधान में कब लिया गया? 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को। और यदि क्वेश्चन आ जाए कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप किसे माना जाता है? वर्तमान हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पेपर में आए वो क्वेश्चन बता रहे हैं। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप किसे माना जाता है? वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप किसे माना जाता है? प्रचलित रूप किसे माना जाता है? तो आंसर है खड़ी बोली को, आंसर है खड़ी बोली को, आंसर है खड़ी बोली को, आंसर है खड़ी बोली को। यदि क्वेश्चन आ जाए खड़ी बोली को, क्वेश्चन है 1955 में गठित राजभाषा आयोग का अध्यक्ष वर्ष 1900, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ष 1955 में गठित राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर है बीजी खैर। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खैर। यदि क्वेश्चन आ जाए कि हिंदी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? हिंदी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? हिंदी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आंसर है नागपुर में, आंसर है
नागपुर में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी दोस्तों। हिंदी भाषा के इतिहास जो टॉपिक है वो मैंने इस वीडियो में पूरा कवर करवा दिया है। आप इस वीडियो में जाकर टारगेट एकेडमी बाय प्रवेश यादव मेरा चैनल का नाम है, उसमें जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आपकी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए दोस्तों। बस आपकी ही ज़रूरत है, आप साथ देंगे तो मैं ऐसे ही वीडियो और भी बनाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।